नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ प्रमोद पावा जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। हम उनसे बात करेंगे आज के हालात पर, जो करंट अफेयर्स हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। और हम शुक्रगुज़ार हैं प्रमोद पावा जी, आपने हमें जॉइन किया। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी, क्योंकि हम आपके टाइम की कीमत समझते हैं, क्योंकि जिस तरह लोग आज आपको सुनने के लिए अग्रसर हैं और कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँच सकें और आपकी बातें सुन सकें। और हमने कोशिश की है इसी चीज़ को लेते हुए, ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी आप तक पहुँचा सकें और आपके ख़यालात से आगाह करा सकें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ऊपर वाले की इनायत है, मौला का करम है, वरना इंसान किस लायक है। जी, तो ये आप मैं इसके लिए अपनी कोई खसूसियत नहीं समझता, ये आपकी मेहरबानी है। इज्जत बख्शने वाला भी वही है और जी, इज्जत लेने वाला भी वही है। जी, बिल्कुल ये आपकी इनकिसारी है। प्रमोद जी, सबसे पहले थोड़ा-सा एक पर्सनल क्वेश्चन ये कि इस लॉकडाउन में और रमज़ान में आपका टाइम शेड्यूल क्या है? मेरा टाइम शेड्यूल हमेशा से वही है, जो रमज़ान में है, पहले भी वही रहता था। जी, और मैं आदतन सुबह फजर की अजान सुन के सोता हूँ, क्योंकि रात अच्छा। को 12 बजे के बाद इंटरनेशनल चैनल से जुड़ा होता हूँ। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कभी आप बाहर जाएँ, तो आपको जेट लैग नहीं लगता। तो चलिए, ये तो बहुत बहुत अच्छी टिप दी है आपने लोगों के लिए कि जेट लैग से बचने के लिए रात भर जागा करें आदत ही और जी, आदत ही डालनी है। जी, आदत डाल लें। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये था आपसे कि जिस तरह हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, एक वबाई बीमारी फैली हुई है। अब कुछ लोग उसको तीसरी वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं, कुछ लोग इसको बिज़नेस कह रहे हैं, कुछ लोग इसको एक झूठा ढकोसला कह रहे हैं। प्रमोद पावा जी की नज़र में कोरोना क्या है? आप पिछले 20-25 साल से सुन रहे होंगे एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, जी, एड्स एड्स की बीमारी होती है। और आप चूंकि जर्नलिज्म में हैं और सोशल आदमी हैं, तो आपको आज तक कोई ऐसा आदमी मिला जो एड्स से मरा हो, हाँ, नहीं या मेरी ऐसा कोई आपने मरीज देखा? जी, तो बिल्कुल नहीं। इतने लाख हो गए। अब जिस हिसाब से बताया जा रहा है दिल्ली में, तो कम से कम 10-15 आपकी गली में, मोहल्ले में कोई तो ऐसा मरीज होना चाहिए जिसको कहा जा सके कि हाँ, इसको कोरोना हुआ है। आपके पड़ोस में भी कोई नहीं है, तो जी, फिर आप बिल्कुल। कैसे मान लें? और अगर आप पूरा रिकॉर्ड अगर आप देखें, तो आजकल जितनी फौतगी हुई है, जी, आम दिनों में होने वालों से कम है। और ऐसा कहे कोरोना ऐसी बीमारी आ गई, ऐसी ऊपर वाले की शिफा आ गई कि बाकी सारे बीमार ठीक हो गए। अब किसी को हार्ट अटैक भी नहीं हो रहा, किसी को ब्लड प्रेशर भी नहीं हो रहा, सभी हॉस्पिटल्स की ओपीडी बंद है, सभी डॉक्टर बंद हैं। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। और पूरी की पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। पूरा का पूरा जी, एक हिस्सा जिसको हम कहें कि अमेरिकन परस्त है, ये यहूद परस्त जी, जो हिस्सा है, वो जी, एक ही रूटीन पर चल रहा है कि सब कुछ बंद कर दो, बंद करके बैठ जाओ। जी। तो हमारी समझ से तो बाहर है ये। अगर अ, कुछ समझ में है भी, तो माहौल ऐसा नहीं है कि आप खुल के कह सकें। तो कहीं न कहीं हम ये कहें कि प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है ये। और अगर कोई दूसरे मर्ज़ का भी बीमार पहुँचता है हॉस्पिटल्स में या तो उसको कोरोना पेशेंट बता दिया जाता है, अगर मैं सही हाँ, समझ रहा हूँ। अभी अमेरिका के एक दो डॉक्टर्स की वीडियो आई हैं। एक वहाँ की किसी साना नर्स है कोई, पाकिस्तानी मूल की, जी, उसकी भी वीडियो आई है। तो उसने बताया है कि यहाँ अमेरिका में क्या कर रहे हैं, जिसको थोड़ी सी भी बीमारी है उसको एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद वेंटिलेटर लगाते हैं, वेंटिलेटर को हाई प्रेशर पर रखते हैं, तो अपने आप उसके लंग्स खराब हो जाएंगे। लंग्स खराब होंगे तो एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद किडनी खराब हो जाएगी, मल्टी फेल्योर हो जाएगा, और वो अल्लाह को राम राम। तो ये बात जमी नहीं। अगर कोरोना वाकई में ही है, तो हमारे पड़ोस में 2 घर 4 घर छोड़ के कोई तो होता। अभी तंजानिया के राष्ट्रपति ने वहां एक बकरे की ब्लड और एक पपीते का जूस निकाल के दे दिया कि जी इसकी आप वो करके दीजिए।
टेस्टिंग, और मजे की बात यह है कि दोनों पॉजिटिव आ गए। मतलब पपीते को भी कोरोना हो रहा था और बकरी को भी कोरोना हो रहा था। अच्छा, तो एक और कंट्री है बेलारूस। जी। उसने पहले दिन से ही कहा जी मैं कोई दुकान, मकान, रेस्टोरेंट, पिक्चर हॉल कुछ नहीं बंद करूंगा, कोई मास्क नहीं लगाएगा, खुले घूमो मौज करो। जी। और वहां सब मौज ही कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ट्रम्प कह रहा है खोलो, और ट्रम्प की जो तंत्र है या उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कह रहे हैं बंद कर दो। तो बाकी इसकी तो नाजरीन बेहतर समझ सकते हैं मैं क्या तो कहना चाह रहा हूँ। इसकी कुछ वजह बयान करेंगे? इसकी वजह आप ये देखें, जहाँ तक हमारा अंदाजा है या जैसे हमें लगता है, हमने बाकी जगह भी इस चीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप आज़ाद हैं तो आपकी गलत फहमी है। जी। पूरी की पूरी दुनिया एक खास फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया एक खास गिरोह के, एक फैमिली के हाथ में है। हमारी जितना बैंकिंग सिस्टम है, जितना डॉलर है, जितना हमारा मायशी हालात है, ये उस ग्रुप के हाथ में है। और लगभग 100 साल होने वाले हैं उस ग्रुप को। और इस टाइम हालात ये हो गए थे कैपिटलिज्म के, क्रोनी कैपिटलिज्म के, कि टोटल मायशी, टोटल फाइनेंस 10% के हाथ में आ गया था और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए एक ऐसा हुआ सा खड़ा कर दिया। मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता हूं मैं, चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसा हुआ सा खड़ा कर दिया कि एक बार सबकी इकोनॉमी को खत्म कर दें। अभी पीछे द इकोनॉमिस्ट करके मैगजीन आती है, इंटरनेशनल जी। मैगजीन है, उसने भी यही बात, उसमें भी ये आर्टिकल था, उसने भी डिक्लेयर की थी कि जब तक 90% इकोनॉमी खत्म नहीं होगी तब जी। तक ये सब कोरोना का और ये सब जो है डर, बायोलॉजिकल वेपन, ये दिखाते जाएंगे और सब डराया जाएगा। और जहां तक आपने वर्ल्ड वार की बात की थी, जी। तो उस वार में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, कम से कम ना करने में भी 100-200 साल पीछे हैं बाकी ममालिक के हिसाब से। आप देखें कि जो 5th और 6th जनरेशन की वार है, जी। हम उसमें भी इतने पीछे हैं कि आज हमारा मीडिया भी इस लायक हो गया कि हम 142वें नंबर पर आ गए। जबकि बाकी वर्ल्ड के मीडिया झूठ भी अगर बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं कि वो सच लगता है। हम लोग अगर सच बोलते हैं तो वो भी झूठ लगता है। तो इसका मतलब हम इतने पिछड़े हुए हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ज़हनियत से बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारी सोच में, उसमें कोई, मैं किसी खास मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। ये टोटल बड़े सगीर की बात है। इसमें जी। अहले हिंदुस्तान की, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी लोग हैं। तो हम लोग हजारों सालों से दुनिया भर की सिविलाइजेशन हमारे यहाँ आती रही, जी। हम लोगों की सोच ऐसी हो गई कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। हमें ये लगता है कि कोई मसीहा आएगा हमें बचा लेगा, खुद चद्दर तान के सोते रहेंगे, तो खुद एफर्ट नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं जो तलवार बेच के मुसल्ले खरीद के बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज वाक़ई ये हालात हैं कि तलवार बेच के हमने मुसल्ले खरीदे हुए हैं। और जो हालात हो गए हैं मीडिया के या हमारी कंट्री के, जैसे आपने बताया कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, क्या यही वजह तो नहीं है प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है कि हम सब अब कुछ खुद आत्म करें? अब इनके आत्मनिर्भर का क्या मतलब है, ये किस सेंस में इन्होंने कहा है, ये तो यही बेहतर जानते होंगे। हम एक बार वहाँ सूबा सरहद में थे, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। जी। तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ के लोग बड़े आत्मनिर्भर हैं। वो इतने आत्मनिर्भर हैं कि वो बंदूकें भी घर में बना लेते हैं, रॉकेट लॉन्चर भी घर में बना लेते हैं, घर में बकरा पालते हैं, शाम को ज़िबा करके उसी की बिरयानी पका के खा लेते हैं। तो अगर वैसी आत्मनिर्भरता के लिए कह रहे हैं तो भाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर ड्रोन हमारे ऊपर हमला करेगा। उससे क्या बेहतर है, उससे तो बेहतर यही है कि हमारा जैसा हिंदुस्तान था भैया हमें वैसा ही जी। रहने दो, हम वैसे खुश हैं। अच्छा, कम एक से कम सवाल। एक, जी, जी जी, बताइए, बोलिए। बताइए, बताइए, बताएँ। मैं आत्मनिर्भरता के उसमें जी। रेफरेंस में ये बता रहा था कि हम तो उस माहौल में खुश हैं जब हमारा बच्चा कटोरी लेके पड़ोसी के यहाँ जाता था कि आंटी या खाला एक कटोरी चीनी दे दो, आज खत्म हो गई। जी।
और उसको कोई शर्म नहीं आती थी। आज हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि दही का जामन भी पड़ोसी से मांगते हुए हमें शर्म आती है। हम उसकी जगह 10 रुपए की छोटा पैकेट ले आते हैं कि चलो कुछ खा लेना, बाकी का दही जमा लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। जो अपना ये जो मोहब्बत हुआ करती थी हिंदुस्तान में, जो हम पुरानी तस्वीरें देखे करते हैं और जो अपने दादा और फ़ादर से सुनी थी, वो चीज़ें शायद अब देखने को नहीं मिलती हैं और आने वाली जनरेशन को जो हमने देखा है वो भी ना मिले, जिस तरह से और हालात हो रहे हैं। जब हमने जहर बोया है तो उसमें से आबे जमजम तो नहीं निकलेगा ना। बिल्कुल सही। एक सवाल सर एक ये था मेरा कि जिस तरह से हालात दिख रहे हैं कि एक लोगों का नज़रिया ये भी है कि ये तीसरी वर्ल्ड वॉर है। उस वर्ल्ड वॉर में हम कहाँ हैं, हमारी क्या पोज़ीशन है, हमें ये भी अंदाज़ा हो गया देख के। कल को जिस तरह से अभी पीछे अमेरिका ने धमकी दी हिंदुस्तान को, कुछ मेडिसिन के लिए, उसके बाद कल एक ट्वीट आ जाता है कि नहीं ये तो मेरे दोस्त हैं और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। उधर चाइना कहता है कि 151 अरब अमेरिका को वापस करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बीच कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान ही एक ज़मीन बन जाए अगली लड़ाई के लिए? हिंदुस्तान नहीं कहें आप इसको कहें पूरा साउथ एशिया, क्योंकि जो मेन टारगेट है, फाइनेंशियल टारगेट यही है कि चाइना को आगे बढ़ने से रोका जाए। नहीं सर, चाइना को इसलिए हिंदुस्तान समझ रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान पहले ही चाइना के फेवर में और चाइना ने नेपाल और हमारे आसपास सारी जगह अपना एक हिस्सा बना रखा है, अपने लोग बना रखे हैं। तो अब अगर यूएस को लड़ना पड़ेगा तो सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां से वो खड़ा हो सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भिखारी को कोई चॉइस नहीं होती। जी। तो आप खैरात भी लेंगे और खैरात भी अपनी पसंद की लेंगे, दोनों चीजें नहीं हो सकती। ये तो आपको उस वक्त सोचना था जब आप कटोरा लेके चौराहे पर खड़े हुए थे कि मैं भीख मांगने नहीं जा रहा हूँ, मैं या तो अपनी मेहनत से कमाऊंगा, या ज्यादा होगा तो किसी का सदका ज़कात ले लूंगा, लेकिन खैरात नहीं लूंगा। तो हम आज इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम वापस नहीं जा सकते और हम ऐसे फंस गए हैं, दो नाव में फंस गए हैं। आप अगर माजी में जाएं तो आप याद करेंगे जवाहरलाल नेहरू ने एक नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू की थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म कर दिया था। जी। उसके बाद राजीव गांधी ने सार्क एक शुरू किया था, जी। साउथ एशिया, जिसमें हमारे सभी आस पड़ोस के ममालिक थे, हम सब मिले जुले थे। वो हमारे मोदी जी ने खत्म कर दिया। तो आप अगर खुद ही अकेले हो जाएंगे, आप खुद ही सुसाइडल खुदकुश मोड पर आ जाएंगे, तो आपको कोई कैसे रोक सकता है। आज नेपाल जैसा देश, जिसको हमने अपना छोटा भाई समझा हमेशा के लिए, जी। आज वो भी हमें आंखें दिखा रहा है, वो भी हमारी सीमा पे अपनी फौज लगा के बैठा है। 2001 से हम वहाँ सड़क बना रहे हैं और 2012 में वो लगभग तैयार हो गई थी। तब तक उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन अब आके उसको ऑब्जेक्शन हो गया, उसने हमारा बना बनाया सारा गेम बिगाड़ दिया। जी। तो तो गलती कहीं ना कहीं तो हमारी है। आदमी को अपने गिराबान में झांक के देखना चाहिए ना। हम दूसरे की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो चार हमारी तरफ खुद उठेगी। और ये एक जी, जी। रूमी कहते हैं जी। कि हजारों दानिश्वर के मरने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक जाहिल आदमी के रहबर होने से होता है। हालांकि मैं पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए नहीं कह नहीं, रहा हूँ, नहीं, 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 बिल्कुल सही है। लेकिन कहावत कॉल है, पुराना जी, कॉल। जी। अ, अच्छा ये तो हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात कहें जिससे लग रहा है कि हम कहीं न कहीं घिर गए हैं या फँस गए हैं, जिस तरह से भी कहा जाए, या हमारी गलत पॉलिसियाँ थी उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरनल, जिस तरह से चीज़ें प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है, जैसे कोल माइनिंग के बारे में जिसके ऊपर एक हंगामा मचा था कोलगेट, और आज कोल माइनिंग को सरकारी अधिकार खत्म करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो कंट्री की इकोनॉमी कहाँ जा रही है और आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है? अब मुझे तो नहीं लगता कि आप जिंदगी में किसी स्मैकी ऐसे या नशेड़ी से मिले होंगे, नहीं। लेकिन अगर कभी मौका मिले और किसी स्मैकी से बातचीत हो, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप को अपने से ज्यादा समझदार नहीं मानता।
और वो हवाई जहाज से लेके साइकिल तक सब ठीक करने की कुव्वत भी समझता है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा। तो ऐसे ही सत्ता का नशा होता है, ऐसे ही गरूर का नशा होता है। तो हम जिस सिस्टम का ख्वाब लेके चल रहे हैं वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 100% प्राइवेटाइजेशन कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, जगह बहुत बड़ी है और बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम उसकी कॉपी करने में, या कहें तो कि बंदर का लाल मुंह देख के हम अपने थपेड़े मार के अपना चेहरा लाल करने की कोशिश करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हमें हमारे घर के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे पास गरीबी है, हमारे पास अशिक्षा है, एजुकेशन नहीं है, पसमानदा तबका बहुत ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, और हमारे पास इतनी माइशत भी नहीं है, इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि हम अपनी पब्लिक को साल 2 साल बिठा के खिला सकें। आज जी। हम 500 रुपया भी मजदूर को देते हुए उसके लिए भी हम टीवी में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जबकि कनाडा में आप समझें कि वहाँ पर पर्सन ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में $3000 डाल रही है, यानी हमारे 1.5 लाख रुपया। जी। और हर बच्चे को पैदा होते ही $700 पर मंथ सरकार देती है जी। उसके खिलौने और खाने के लिए। हम सोच भी नहीं सकते। अब हम वहाँ वो तो नहीं सोचते, लेकिन हम वो सोचते हैं कि कनाडा वाले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेके पेमेंट करते हैं, कैश नहीं रखते। तो दो नाव पे जब आप पैर रख के चलेंगे तो और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका पजामा जरूर फट जाएगा। चलिए, हम कोशिश करेंगे और अल्लाह ऐसा ना दिखाए हमें, और शायद लोगों को अकल दे, हमारे कंसल्टेंट्स जो बैठे हुए हैं इकोनॉमिक्स, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ अच्छी राह सुझाएं। एक सवाल इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। था, जिस तरह के जी। हालात बने हुए हैं हिंदुस्तान में इस वक्त, जो हिंदुस्तान जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त एक सेकुलर कंट्री कहा गया था, और हम्म। चीज़ें रोकी गई थी, मुसलमानों को रोका गया था। और शायद आपने मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, जिस वक्त मुसलमानों को यहाँ रोका गया था तो सवाल ये आया था कि हिंदुस्तान की इस्लाम की नज़र में कंडीशन क्या होगी, जैसे दारुस सलाम और दारुल हरब के बारे में है। तो उस वक्त एक नई टर्म इजाद हुई थी कि दारुल अमन इज्तिहाद करके, उसकी कुछ जी कुछ जी। कंडीशन भी होंगी। वो कंडीशन शायद यही होंगी कि मुसलमानों को अपना जो मज़हब है उस पे चलने की, यानी हर मज़हब को अपने जो उसूल हैं उन पर चलने की आज़ादी है, हर मज़हब वाले को वो चल सकता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ये कंडीशंस ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान भी दारुल हरब के ज़ुमरे में आ जाएगा? ऐसा है कि हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं जी। सरहद पार के। जी। तो कल उनसे बात हो रही थी, आपने नाम भी सुना होगा, हसन निसार। अरे बहुत बहुत हाँ ज़्यादा, हाँ। मैं फ़ैन हूँ उनका। बड़े अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। जी। जी। तो वो कल हमसे कह रहे थे, वो पागला, हमने तो गन्ना चुपा था जिया उल हक के टाइम में, अब तुम चुपो। तो सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है। जी। आप अगर पीछे जाएंगे तो 1857 तक, उससे पहले मुगलिया काल तक, जी। इवन मुगलों ने भी हालांकि मुगलों को मैं तो हिंदुस्तानी ही मानता हूँ, चाहे जी। हमारी जो नई जनरेशन है वो उनको कहती होगी बाहर से आए थे, जी। लेकिन दोनों कंट्रोवर्सी इसलिए है कि अफगानिस्तान को एक तरफ तो ये कहते हैं अखंड भारत का हिस्सा है, जी। जी। और जब वो अफगानिस्तान से आए थे तो फिर वो जी। भारत के ही तो थे, बाहर से थोड़ी आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वो यहीं के यहीं रह गए, तो जी। कायदे में तो वो हिंदुस्तानी थे ना। जी। तो उनके वक्त में भी, हालांकि वो लोग इस्लाम को मानने वाले थे, जी। लेकिन उनके वक्त में भी सेकुलरिज्म अपनी उरूज पर था। जी। उससे पहले अगर आप जाएं 1857 से पहले तक, आपको कहीं हिंदू या मुसलमान, ये जी। दोनों अल्फाज नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे बर्रे सगीर में। जी। यहाँ तक कि इस्लाम को मानने वाले भी पहचाने जाते थे जी, वो तेली का है या वो लोहार का है या फलाने का है। और जो गैर मुस्लिम थे वो भी पहचाने जाते थे जी, ये बंदा बनिया है, ब्राह्मण है, सांसी है, जी। धीवर है।
तो किसी के साथ ना हिंदू लिखा होता था ना मुस्लिम लिखा होता था। मैंने सियालकोट में एक ऐसी भी कब्र देखी है जिस पर जी, लिखा हुआ था शमशुद्दौला वल्द मक्खन सिंह। आप जी, यकीन नहीं करेंगे, मेरी वालिदा अल्लाह उन्हें बेहतर जगह बेहतर मुकाम अता फरमाए, जी, तो मेरी महरूम वालिदा सारी जी, जिंदगी गुरुद्वारे के ऊपर अपना उनका अकीदा रहा, जी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि वो हाफिजा कुरान थी। अच्छा, हमारे नाना भी गुरुद्वारे को मानने वाले थे। जी, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम होके हाफिज कुरान थी, क्योंकि गांव में कोई पढ़ाई नहीं थी, एक ही मदरसा था, एक ही हमारी बच्ची घर बैठी रहती है, 2 अक्षर पढ़ाएगी। अब वो हाँ बच्चों सर, के साथ इसको जाती इसको रही। थोड़ा-सा अगर रिपीट कर लें, क्योंकि आवाज़ यहाँ थोड़ा-सा सिग्नल वीक हुए थे। आपने बताया था गाँव में एक ही मदरसा था। गांव में एक ही मदरसा था, तो हमारे नाना ने कहा कि ये बच्ची घर में बैठी रहती है छोटी, जी, चलें ये मौलवी साहब के पास भेज दो, वहीं पे पढ़ने जाते हैं सारे बच्चे, ये भी खेल आया करेगी। जी, अब वो उस खेलने पढ़ने में ही उनको हाफिज हो गई, और जी, ताउम्र वो हाफिजा कुरान रही, अपने पड़ोस में बच्चों को तिलावत करते देखती तो टोक कर समझा भी देती थी। जी, लेकिन उनका अकीदा जहां भी था, जी, वो अपने अकीदे पर भी कायम रही। अब आज के ज़माने में आप अगर किसी को कहेंगे, तो या तो उसका धर्म खराब हो जाएगा, नहीं तो उसका ईमान खराब हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं अपने घर के अगर बारे में बात करूँ, मेरे फ़ादर एक इस्लामिक स्कॉलर थे, काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने। लेकिन गीता की और रामायण की बहुत सारी बातें मैंने अपने फ़ादर से पता चली हैं मुझे, जिनके ऊपर आज मैं काफ़ी कुछ डिस्कशन कर सकता हूँ। तो आप सही कह रहे हैं, ये मेरी वो दौर था। और मेरी पीएचडी है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म पर। जी, मैंने जी, इस्लाम को भी उतना ही पढ़ा है। जी। को बता रहा था कि मेरी वालिदा, जी, हाफ़िज़, कुरान हाफ़िज़ थीं। हाँ, जी, लेकिन उन लोगों के अपने जहाँ अकीदे थे, वो भी अपनी जगह मजबूत थे और जिंदगी भर रहे। जी, जी, और तो कहने का मतलब यही है कि ये हिंदू मुस्लिम और ये जो हमारे फिरके बन गए हैं, ये जी, बहुत बाद की बात है, और ये जी, एक साजिशन साजिशन हमको ऐसा कर दिया गया, जी, वरना इंसानियत। अब जैसे हमारे यहाँ खासकर भारत में बहुत बड़ा समूह जी, ऐसा है, बहुत बड़े लोग, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये एक स्टोरी को लेके मानते हैं जी तलवार के दम पे सबको मुसलमान बना लिया गया हो। जी, जितने भी मुस्लिम हैं इस इलाके में ज़्यादातर हिंदू ही थे, उसके बाद इनको तलवार के दम पे जो है कन्वर्ट जी, कर लिया गया, जी, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में इस्लाम उसी वक्त आया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पाक के ज़माने से ही यहाँ पर इस्लाम आ गया था। तभी आप देखेंगे कि भारत के अंदर 2 मस्जिदें ऐसी भी हैं जिनका जी, रुख किबला अव्वल की तरफ है। जी, तो यहाँ इस्लाम अगर फैला है तो वो सूफिज्म की वजह से फैला है, जी, चाहे वो अजमेर वाले ख्वाजा हों या पूरे पाकिस्तान में बाबा फरीद जी, तो हमारी सोच बदल दी गई। जी, आज अ, हमारी सोच में हिंदू मुसलमान आ गया, हमारी मीडिया ने इतनी जहर बो दिया, हमारी इतनी सोच खराब कर दी कि जी, हम इंसान को बाद में देखते हैं, इंसान होना बाद में देखते हैं, उसका मजहब पहले देखते हैं। बिल्कुल। अभी आपने एक ज़िक्र किया कि 2 मस्जिदें हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनका रुख क़िबला अव्वल की तरफ है। तो मैं जी चाहता हूँ कि थोड़ा-सा अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो या कहाँ, किस तरह से, किस वक़्त हाँ, में बनी थी, उसके बारे में। एक अब किस वक्त में बनी तो साफ साफ है कि हजूर पाक के मक्का आने से पहले ही बनी थी। जी, और एक भुज में है, भुज कच्छ जी, में, और एक जी, केरल में है। केरल में। दरअसल होता क्या था, जी, कि यूरोप के लिए अरब से कबीले आते थे तिजारत करने के लिए, जी, और उन लोगों का जो रास्ता था वो वाया गुजरात था। जी, वो वहां से ईरान, ईरान से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से मुल्तान आके जी, बहावलपुर, जी, और वहां से फिर वो
सीधा गुजरात होते हुए जाते थे केरल। जी। केरल से मसाले लाद के वो ले जाते थे जो यूरोप तक भेजते थे। जी। तिजारत ही इन लोगों का मेन काम होता था। जी। तो वो उस जमाने में आए होंगे, लोगों को अच्छा लगा, उन्हें रहने के लिए जगह दी, उन्होंने वही मस्जिदें तामीर की और वो जी। मस्जिदें आज भी उसी रुख पर खड़ी हैं। जी। तो वो इस बात का सबूत है कि 1400 साल पहले ही यहाँ इस्लाम आ गया था। जी। और उसके तो काफी वक्त बाद ये मुगलिया सल्तनत आई हैं, बाहर से लोग जी। आए। तो ये जो मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉपर एक कॉन्स्पिरेसी है कि लोगों के ज़हन में ज़हर घोला जाए और सच्चाई बयान न की जाए उनको कि एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्या? अब आप अगर थोड़ा सा और मुस्तकबिल के बारे में सोचे तो आप देखेंगे कि आज से चौथी या पांचवी पीढ़ी को इस बात पे हैरानी होगी जी। कि एक भाई सिख है और एक भाई नॉन सिख है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जी, बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे से एक पीढ़ी पहले तक ऐसा हुआ है। घर घर में एक बच्चा सिख होता था और एक बच्चा नॉन सिख होता था, मतलब एक बाल रखता था, एक नहीं जी। रखता था। जी, बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे हमारे वालिद थे वो बाल रखते थे, लेकिन जी। जो हमारे चाचा लोग थे वो नहीं रखते थे। जी। तो आने वाली पीढ़ी इस चीज का यकीन नहीं करेगी, जैसे आज की पीढ़ी इस बात का यकीन नहीं करेगी कि ऐसे भी घर थे जहाँ जी। एक भाई नमाज पढ़ने जाता था और जी। दूसरा भाई गुरुद्वारे में जाता था और जी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से। सही। अभी डिस्ट्रिक्ट मेरठ, जी। मेरठ के पास एक जगह है सकौती, जी। जहाँ बहुत पहले वो रेलवे फाटक थे, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। जी। जी। उस सकौती से 6 किलोमीटर अंदर एक गांव है, कपसाड़ है, कैली कपसाड़, अच्छा। तहसील सरदना में। जी। तो वो एक ही गांव के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में इस्लाम के मानने वाले रहते हैं, एक हिस्से में गैर इस्लामी मानने वाले रहते हैं, लेकिन दोनों एक ही खानदान के लोग हैं। और उनकी रिवायत, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, एक दूसरे की ब्याह शादी में आना, कम से कम 25-30 साल पहले तक तो मैंने देखा, तब तक तो एक ही था। जी। आज जहर घुल गया हो तो अलग बात है। जी। तो एक चीज़ तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि अगर हम आप देखें पीछे जाकर तो 1857 में पहला जब गदर हुआ था तो किस तरह से अफ़वाहें उड़ाई गई थी कि कारतूस किस तरह के हैं, क्या चीज़ें हैं। और एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी है कि जब कभी झगड़ा कराना हो तो मस्जिद के अंदर सूअर काट के डाल दो, मंदिर के अंदर गाय। और वो आज भी चल रहा है। तो अगर हम इतने समझदार हो गए हैं तो इस कॉन्स्पिरेसी को समझ क्यों नहीं रहे हैं? या सोशल मीडिया पर आपके और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मीम बनाएँ या इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स पे पेंट पुश करें और उसको नारे लगाकर करें। इट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसी लॉबी है, कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी कंपनी है जो ये काम कर रही है। तो क्या हम इतने एजुकेटेड होते हुए आज भी ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, एजुकेटेड तो हम कहाँ से हैं? हम आज भी जाहिल हैं। और जहां तक बात है ऐसे गिरोह की, अफवाहबाज गिरोह की, जी। तो वो लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। जी। हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। हम अपनी चोंच में पानी भर के आग पे डाल रहे हैं जी। और इस उम्मीद में डाल रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी कंकड़ी को ही ऊपर वाला जो है इतनी ताकत देगा कि वो हाथियों के समूह को भगा देगा। जी। तो हम तो अबाबील हैं, जी। हम कुदरत वाले की अबाबील हैं। हमारी अपनी क्या औकात होती है? हम हाँ, अबाबील जरूरत है। हैं। जी, जी। हम अबाबील हैं या अबाबीलों का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जिस तरह से हमारी बात होती है, हम देखते हैं कि आपने कहा कि वो लोग ऑर्गनाइज़्ड वे में काम कर रहे हैं। क्या अगर हम दूसरी तरफ देखें कि हम बेसिकली, मैं किसी रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ, बेसिकली ये समूह जो प्यार मोहब्बत चाहता है, ये ग्रुप जो प्यार मोहब्बत चाहता है, हम आप जैसे लोग शायद कहीं न कहीं माइनॉरिटी में हैं। और माइनॉरिटी का 1 या 2 चैनल के अलावा अगर टीवी में भी देखें, मीडिया में भी देखें, बहुत लिमिटेड लोग हैं, कि ऐसा क्यों नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग वर्ज़न आए कि लोग यकीन करें उस पे और ट्रस्ट करें?
नहीं देखिए, मीडिया की अपनी मजबूरी होती है। आज एक चैनल खोलने के लिए आपको 100 करोड़ रुपया चाहिए और जी, 30 से 40 लाख रुपए महीने का खर्चा चाहिए। जी, तो और ऐसे में बिना पैसे के चैनल नहीं चलता, और पैसा तब तक नहीं मिलता जब तक सरकार ना चाहे। उसके बिल्कुल, अलावा सरकार के कलम में इतनी ताकत है कि वो एक ही झटके में आपके 100 करोड़ को जीरो बना देगी। आज आपने 10, 20, 50 करोड़ की जो मशीनें लगाई होंगी, वो आपके कबाड़े के भाव में बिकेंगी, उसको कोई नहीं लेगा, किसी के काम की नहीं होंगी। ठीक, तो इसलिए चैनल की अपनी मजबूरी है। एंकर, उसको भी नौकरी करनी है, बच्चों के पेट पालने हैं, और अगर वो इन सब से भी ऊपर उठ के कोई हिम्मत दिखा देगा तो जी, फिर उसके लिए जेल भी है। तो जी, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुलेआम इस तरीके से इतनी हिम्मत दिखा सकें या डट के खड़े हो जाएं। जी। एक सवाल और था मेरा कि जिस तरह से आजकल मीडिया का जो रोल दिख रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, के सरकार के बिल्कुल पक्ष में है। जबकि जहाँ तक मुझे मालूम है और जितना मैंने पढ़ा है, मीडिया जो है एक वॉच डॉग के नाम से जाना जाता था और वो गलतियाँ बताता था और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट रहा है। लेकिन अगर हम पीछे थोड़ा-सा मुड़कर देखें, तो एक ज़माने में दूरदर्शन को भी लोग राजीव दर्शन कहने लगे थे। तो ये इस दौर में हो रहा है या हमेशा से होता आया है? या हमें सोशल नहीं, मीडिया की वजह से हम ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं ये सब चीज़ें बात करने के लिए? नहीं ऐसा नहीं है। देखें, जो सरकारी चैनल होता है हमेशा से, उसको तो प्रो गवर्नमेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ही यही है कि वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी सिस्टम है, उसके लिए ही वो बना हुआ है। वो अपनी जी, सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं बना हुआ। एक सरकारी भोंपू है तो मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान नहीं आएगी तो भजन थोड़ी सुनाई देंगे। हाँ, बाकी जो प्राइवेट चैनल है, इन्हें तो चैनल कहना भी है, इनको पत्रकार कहना भी पत्रकारिता की और चैनल की बेइज्जती करने वाली बात है। जी, तो इन लोगों ने अपने ज़मीर बेच दी है। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे डीएनए में ही गुलामी घुसी हुई है। हम जी, आखिरी, अपनी रूह के आखिरी कोने तक हम गुलाम हैं, हमारी ज़हनियत से गुलाम हैं। और अगर कोई हमसे कहे कि घुटने के बल बैठ जाओ, तो हम सीधा लेट जाते हैं। तो यही हमारे टीवी वालों के साथ हुआ, मीडिया वालों के साथ हुआ। इन्होंने अपनी रीढ़ निकाल के बाहर रख दी। जी, ऐसा इमरजेंसी में भी हुआ था मिसेस गांधी के टाइम में, जी। लेकिन इतना नहीं हुआ था कि आज हमारी अखबारों से लेके और मीडिया तक सब कुछ खत्म हो जाए। इसकी ये वजह तो नहीं है कि जो आजकल मीडिया है, ये कॉर्पोरेट लेवल पर काम कर रहा है और एज़ ए बिज़नेस का क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है मीडिया वेलफेयर हुआ करता था। आज मीडिया बिज़नेस है, तो तो शायद ये पैसा है वजह तो नहीं? क्योंकि है, नहीं उसकी वजह है कि आज पैसा लग गया, आज जी, खर्चा ज्यादा हो गया मीडिया का। आज जी, हम लोगों की सहूलियत सहूलियत ज्यादा हो गई। आज किसी गेस्ट को बुलाने के लिए भी उसको लग्जरी गाड़ी चाहिए और अच्छा सा लिफाफा चाहिए। जी, पहले इंटेलेक्चुअल को बुलाते थे, और जी, इंटेलेक्चुअल जो है वो भी यही सोचता था कि चल, मैं अपनी बात तो, अपने ख्यालात तो लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन आज तो केले बेचने वाले को बुला लेते हैं और टोपी भी उसको अपने पास से देते हैं, ये लगा ले और 30 रुपए ये पकड़, अपनी दाढ़ी के ऊपर खिजाब लगा के आ जाना। हम इस्लाम के नाम पे गालियां देंगे और तू दांत निकाल के। आपकी आवाज़ बंद हो गई। तो ये ये हमारी रोजमर्रा की हालात बन गए। जी, बिल्कुल। अच्छा सर एक सवाल और था मेरा कि मीडिया से रिलेटेड ही, जी, जिस तरह आपने बताया कि हम 142वें पायदान पर हैं और दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि ये बिज़नेस हो चुका है अब पूरी तरह से। तो आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा वेब चैनल्स का। वेब चैनल्स? वर्ल्ड में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम और वेब चैनल ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा मेरा मानना ये है कि वेब चैनल्स में भी एक स्टाफ होता है, उसकी भी सैलरीज़ होती हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम हम्म, ये है कि हम बहुत सारे वेब चैनल हैं जो ऑथेंटिक हैं, इस वक़्त देख रहे हैं। हम उनको बड़े हम्म। ज़ोर-शोर से शेयर भी करते हैं फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर, इधर-उधर। लेकिन जब नीचे वहाँ लिखा होता है कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए हमारे लिए, तो वहाँ हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। नहीं देखें, एक तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जिंदा नहीं रहते। जी,
वरना अगर आज वो बाबा रामदेव की दवाई बेचने लगे अपने चैनल पर या टेली मार्केटिंग करने लगे तो शायद उनको कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं कम्युनिटी चैनल। जी। तो ये क्राउड फंडिंग से चलते हैं और ऐसा पूरी दुनिया में है, ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है। जी। अब यहाँ एक दो चैनल तो ऐसे हैं जिसको बहुत बड़े बड़े पत्रकार चला रहे हैं, जी। या कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूब पर हैं लेकिन उनकी अपनी सिंगल हैंड चला रहे हैं और अपनी तनख्वाह से बेहतर कमा रहे हैं। जी। तो आप अगर कंटेंट देते हैं वेब चैनल में, आप अच्छे ख्यालात देते हैं, एक सही डायरेक्शन देते हैं, तो पैसा कोई बड़ी चीज बात नहीं है, लोग देने वाले बहुत हैं। और ये भी चलिए। एक तरीके की भूख होती है, जरूरत होती है। अगर 2.5 रुपए देकर आप अखबार पढ़ते हैं जी। तो 20 रुपए देकर आप चैनल भी देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी फंडिंग या बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, आराम से हो बहुत जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। लोगों को अवेयर होना चाहिए कि पब्लिक फंडिंग से ही इस तरह की वेबसाइट्स चल रही हैं और हमारी ऐसी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह के चैनल्स आप को प्रमोट किया जाए। हाँ, आप 10-20 रुपए से शुरू करें ना। अब दिक्कत जी। क्या होती है, हम उम्मीद करते हैं कि सीधा हमें 5,000 10,000 का डोनेशन दे दे, जी। तो वहां गड़बड़ हो जाती है। आप जितना ज्यादा क्राउड को जोड़ेंगे, जितना अच्छा कंटेंट्स देंगे, उतना ही जी। 10-10 रुपए देके आपको ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। जी। अच्छा पावा साहब, अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे ये कुछ करंट अफेयर्स पे डिस्कशन चल रहा था। अभी पीछे आपके कुछ यूट्यूब पर और फेसबुक पर कुछ आपने पुराने वाकयात, कुछ अपने सफरनामे बयान किए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक सफरनामा जिसमें आप अपने ननिहाल गए थे, वो थोड़ा-सा अगर बयान कर दें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, जो आपने माहौल बताया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग भी वो सब चीज़ें सुन सकें। नहीं, कोई खास बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं बहुत छोटे से उसमें आपको बताता हूँ जी। कि दरअसल क्या था कि हमारी वालिदा बहुत बीमार थी, 3-4 साल से कोमा में थी। जी। तो हमें किसी ने कहा कि अपने जहाँ पैदा हुई हैं उस जगह को याद करती रहती हैं, आप इनके नाम से वहाँ सदका करा दें, तो या तो ठीक हो जाएंगी या सुकून से हो जाएंगी। हमने वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसको कांटेक्ट किया, उसको बताया कि भाई देख, हमारे बाप दादा ऐसे थे, ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम है, और अगर तू कुछ वहाँ एक चिराग जला के उस जगह पे, उस गांव में, और किसी को चवन्नी अठन्नी दे आए तो हमें तेरी मेहरबानी होगी, हम तुझे भेज देंगे जो पैसा खर्चा होगा। खैर अगले ने अपने आप से करा दिया। हमने उसको अगले दिन, उसी का फोन आया तो अम्मा हमारी वालिदा चौथे दिन ही सुकून से हो गई, अपना सफर पूरा कर लिया 98 साल की उम्र में। तो उसके बाद बड़ी तमन्ना हुई कि चलो हम उस जगह को देख के आते हैं। मैं गया तो मुझे सरकारी प्रोटोकॉल था और वहाँ के लोकल लीडर भी थे, तो हम अपने ननिहाल में गए। हम करीब 100-150 आदमी इकट्ठा हो गए थे। पंजाब के लोग वैसे भी शान शौकत में ज़्यादा यकीन रखते हैं, दिखावे में। 4-6 गाड़ी आगे हो, पीछे हो, पुलिस हो, ये हो, वो हो। खैर साहब, देखा, सलाम किया उस जगह को, उस मिट्टी को सलाम किया। तो जब हम आने लगे तो गांव वालों ने हमें रोक लिया, जी नहीं साहब, हम आपको जाने नहीं देंगे। अब मेरे मन में ये हिचक हो रही थी कि छोटा सा गांव है, और गांव कहीं के भी हों, जैसे यहाँ के हैं वैसे वहाँ के हैं, कोई जी। बहुत करोड़पति तो वहाँ रहते नहीं, कोई बहुत बड़े बाजार तो खुले हुए नहीं थे। वो कहते साहब, हम आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे। हमें हिचक लगी कि 150 आदमी है, 100-150 आदमी है, और किसके जिम्मे ये खाना डालेंगे। हमने उसको मना किया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम करने देते, आप रहने दें। तो एक बूढ़ा कहने लग गया कि ऐसा है बेटा, तू हमारा नवासा लगता है और पहली बार तू अपने ननिहाल में आया है, तो ठीक है, आज तो तू खाना खाए बगैर चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाद में हम दूसरे जहान में तेरे बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाएंगे कि नवासा अपने गांव में आया था और पंजाबी में कहते हैं सुच्चे मुंह चला गया, हाँ। बिना कुछ खाए चला गया।
और उन लोगों ने जो भी था बहुत अच्छा करके सभी को बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया। कभी नहीं भूल सकते हम। वहाँ एक बुजुर्ग मिले, हमारे ससुर भी चूंकि हमारे ननिहाल के ही गांव के हैं, तो हमारे ससुर के साथ खेलते थे वो। हमने उनसे कहा जी हम आपकी फ़ोन पर बात कराते हैं। दोनों को याद था एक दूसरे का, तो मैंने फ़ोन मिला के दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों सिर्फ रोते रहे एक दूसरे को फ़ोन पर, और किसी की ज़ुबान से सलाम भी नहीं निकला। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि हमारे बुज़ुर्गों को वहाँ के मुसलमानों ने मार के भगा दिया था या लूट लिया था, तो फिर ये उनकी कुर्बानियों के साथ लानत होगी, उनकी कुर्बानियों पर लानत होगी, उनकी मोहब्बत पर लानत होगी। आप मुझे आज की तारीख में भी एक भी पंजाबी बुजुर्ग दिखा दें, अभी तो कुछ जिंदा होंगे पार्टीशन के टाइम के लोग, एक भी ऐसा आदमी ढूंढ के बता दें जो ये कह दे कि यहाँ मेरे गांव में मेरे पड़ोसियों ने मुझे लूटा था या मारा था या मेरे साथ गलत व्यवहार किया था। सही। पावर साहब, ऑलमोस्ट हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने इस सेशन को। एक आखिरी सवाल ये है कि लॉकडाउन खुलने वाला है, जैसे कल, आज 17 तारीख हो गई है। जी जी। ये हालात रहेंगे, और लेकिन अगर हम देखें सही ढंग से, अगर ये कोरोना की वबा खत्म होती है या आने वाले 4-5-6 महीने पॉलिटिकली और इंटरनेशनली और इंडिया के पॉलिटिकली हालात क्या होंगे, क्या देखते हैं आप? जब तक इंटरनेशनल समझौते पूरे नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी टोटल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदल जाएंगे, कानून नहीं बदल जाएंगे, तब तक ये कोरोना भी ख़त्म नहीं होगा, लॉकडाउन भी ख़त्म नहीं होगा। कभी हम तबलीगी जमात के जिम्मे लगाते रहेंगे, तो कभी हम ओखला वालों के जिम्मे लगाते रहेंगे, कभी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे। अल्टीमेटली इसका इशारा वहीं से होना है, उसी सरकार से, सरकार से होना है जो बहुत दूर बैठी है। और जब वो समझौते पूरे हो जाएंगे, जब हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं पूरे वर्ल्ड के वो सेटअप हो जाएंगे, सारा सेटलमेंट, करेंसी सेटलमेंट हो जाएगी, तो कोरोना भी खत्म हो जाएगा। टेंशन ना लें, भरोसा रखें, अपने ईमान पे कायम रहें और माहौल को देखकर माहौल के हिसाब से बिहेव करें, बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट हमने कंक्लूड कर ली हैं अपनी चीज़ें। बस एक आखिरी सवाल या ये कहना चाहूँगा कि आप, अगर कोई चीज़ मैं पूछने से रह गया हूँ और आप कहना चाहते हैं, तो हमारे व्यूअर्स से कह सकते हैं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर आपको बेहतर लगा हो तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक अपने हफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद पास बैठकर चाय पिएं और बहुत सारी बातें करें इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन, ये थे प्रमोद पावा जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी और शख्सियत के साथ होंगे। तब तक के लिए मिनहाज मोहम्मद ख़ान का खुदा हाफिज़। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए।